हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक को डिस्कस करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का ही एक टाइप है। मैं शॉक की सीरीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें मैंने स्टेजेस ऑफ शॉक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक को एक्सप्लेन किया है। इस लेक्चर में हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? सो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम शॉक की एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्विकली। देखो, शॉक क्या होता है? शॉक होता है जब हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो। तो जो ब्लड हमारी बॉडी में बहता है, फ्लो करता है, उसकी वजह से हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहता है। सो शॉक की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज हैं उनको ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिलता, दैट इज इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। और जिसके कारण टिश्यूज को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और टिश्यू की धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डेथ होती जाएगी बिकॉज ऑफ टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया के कारण टिश्यूज धीरे धीरे मर जाएंगे और जिससे क्या होगा? मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा एंड बॉडी की डेथ हो जाएगी इवेंचुअली। सो शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। शॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक आता है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आता है, हाइपोवोलेमिक शॉक आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक आता है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। देखो, जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है वो थोड़ा सिमिलर है कार्डियोजेनिक शॉक से, क्योंकि इसमें भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इटसेल्फ इसमें हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कार्डियोजेनिक शॉक से डिफरेंट कैसे है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव नेम से क्लियर है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ब्लॉकेज, कोई रुकावट। अगर ब्लड फ्लो में कोई रुकावट आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो क्या ब्लड हार्ट तक पहुंच पाएगा? देखो, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है और तभी हमारी बॉडी को ब्लड मिलता है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में ब्लड कब जाता है? जब हार्ट पंप करता है। अगर हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करेगा तो क्या हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। सो हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अब देखो, जो कार्डियोजेनिक शॉक मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने क्या बताया था कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। इट मींस हार्ट में खुद में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट का जो मायोकार्डियम है वो अफेक्ट हो गया है। सो कार्डियोजेनिक शॉक में मैंने क्या बताया था कि जो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो या तो हार्ट अटैक के कारण हार्ट के मसल डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है? हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट अच्छे से पंप कर सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि हार्ट में या तो इनपुट नहीं आ रहा, इनपुट मींस हार्ट में ब्लड नहीं आ रहा। जब हार्ट में ब्लड नहीं आएगा तो हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, आउटपुट नहीं हो पाएगा। या फिर क्या हो रहा है? अगर हार्ट में ब्लड आ भी गया है, हार्ट में ब्लड आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? आउटपुट में प्रॉब्लम हो रही है। जो हार्ट की जो बिग वेसल्स हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से बाहर, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हार्ट से ब्लड नहीं निकल पा रहा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में बेसिकली क्या होता है? या तो इनपुट में प्रॉब्लम होती है या फिर आउटपुट में प्रॉब्लम होती है। हार्ट इटसेल्फ में प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट को कोई रोक रहा है, कोई चीज रोक रही है इसमें से ब्लड को या तो अंदर आने में या हार्ट से बाहर जाने में। सो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है? अकर्स व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन द कार्डियोवास्कुलर सर्किट आउटसाइड द हार्ट, दैट इज एक्स्ट्रा कार्डियक डिसीज। सो इसमें क्या है? आउटसाइड हार्ट, हार्ट में खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के बाहर कोई प्रॉब्लम आई है। अब देखो बाहर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम है हार्ट का। सो ये क्या है? हार्ट के 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है? राइट एट्रियम में ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये जो लार्ज वेन्स हैं ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर कहां डाल रही है? हार्ट के राइट एट्रियम में, इस चेंबर में डाल रही हैं। तो
अब क्या है, देखो सुपीरियर वेना केवा या फिर इंफीरियर वेना केवा में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इनमें हो सकता है कि कोई चीज़ इस पे प्रेशर डाल रही हो जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड नहीं आ पा रहा, राइट एट्रियम में ब्लड नहीं आ पा रहा। और क्या हो सकता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ओवरव्यू समझ लो कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है। और क्या हो सकता है, देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। सो ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है। सपोज पल्मोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, कोई क्लॉट है, यहाँ पर कोई बड़ा सा क्लॉट है जो कि ब्लड को आगे नहीं जाने दे रहा, तो क्या ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा? ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में ही रह जाएगा और पीछे वापस बैक फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो हार्ट के पंपिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो वेसल्स हैं जो कि हार्ट के बाहर हैं, हालांकि ये हार्ट से ही अटैच है, लेकिन हार्ट का पंपिंग एक्शन तो ठीक है, ये हार्ट से अटैच है लेकिन हार्ट के बाहर है, तो इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और क्या हो सकता है, देखो पल्मोनरी आर्टरी से देन ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके लंग से देन लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेकर आती हैं, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम से देन ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से देन ब्लड कहाँ जाता है, ये एओर्टा। अब इस एओर्टा ने सारे बॉडी में ब्लड देना है, तो ये जो एओर्टा मेजर आर्टरी है इसने ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना है, तभी हमारी बॉडी को ब्लड मिलेगा। अब सपोज यहाँ एओर्टा में क्या है, एओर्टिक वॉल्व है, ये वॉल्व है ना जो क्या होता है, बंद होता है, खुलता है, ओपन क्लोज होता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे जाता है। अगर इस वॉल्व में नैरोइंग हो गई है किसी वजह से, ये जो वॉल्व है ये ओपन नहीं हो पा रहा, नैरो हो गया है बहुत ज्यादा, तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे एओर्टा में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ब्लड आगे एओर्टा में नहीं जाएगा, फिर से हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मैं क्या समझाना चाहती हूं कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो तो सही है, लेकिन ये जो मेजर वेसल्स हैं इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉकेज हो गई है किसी वजह से, जो कि हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है या तो हार्ट में आ नहीं पा रहा, इनपुट नहीं है, या हार्ट के बाहर नहीं जा पा रहा। तो अगर आएगा नहीं तो बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर नहीं जाएगा तो बॉडी में नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो इनएडिक्वेट है, ब्लड फ्लो बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा। और क्या हो सकता है कि इस हार्ट के आसपास सैक होता है, पेरिकार्डियल सैक, अगर उस पेरिकार्डियल सैक में ज़्यादा क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो भी हार्ट पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर जो है ब्लड की फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल ये चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो रहा है। देखो कुछ कॉजेस क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक के ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी आ सकते हैं, इसलिए कई जगह पर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कार्डियोजेनिक शॉक के अंडर एक सब कैटेगरी मिल सकती है, लेकिन दोनों में एक मेन डिफरेंस है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब in obstructive shock, a physical obstruction is getting in the way of blood going into and out of the heart or great vessel, major blood vessel connected to heart। वही मैंने बताया कि कोई मेजर ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे क्या हो रहा है, यहाँ ब्लड इनसाइड नहीं आ रहा हार्ट में, कोई ये जो मेजर वेसल्स हैं जो कि हार्ट से कनेक्टेड है, इसमें कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सो क्या डिफरेंस है, देखो बोथ टाइप्स ऑफ शॉक सीम सिमिलर, दोनों शॉक, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है कार्डियोजेनिक शॉक को, तो आपको दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर दिखेंगे, और हो सकता है कि कुछ कोज इसमें भी हो और उसमें भी आपको पढ़ने को मिले, लेकिन क्या है, हाउ एवर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू इज इंपॉर्टेंट एज द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि जो कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में जो कुछ कोजेज हैं उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी सर्जिकल ऑप्शंस हैं, बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है, पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डिफरेंट है, जो कि मैंने कार्डियोजेनिक शॉक में एक्सप्लेन किया है। इन कार्डियोजेनिक शॉक द प्रॉब्लम इज इन द हार्ट इटसेल्फ। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है, पंपिंग एक्शन जो हार्ट का है उसमें प्रॉब्लम है, दैट इज पंपिंग ऑफ हार्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या है, द अंडरलाइन प्रॉब्लम इज नॉट द पंप तो हार्ट का सही से वर्क कर रहा है, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
द हार्ट मसल इटसेल्फ इज फाइन, हार्ट की मसल जो है वो फाइन है। द प्रॉब्लम इज रेदर द इनपुट इनटू द हार्ट, या तो इनपुट नहीं आ रहा, और अगर इनपुट नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीनस रिटर्न। तो वीनस रिटर्न क्या होता है कि जो हार्ट में इनपुट कौन लेके आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। यहां पर आपने देखा राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं वीनस रिटर्न। तो अगर हार्ट के इनपुट में प्रॉब्लम होगी तो ये वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर, वीनस रिटर्न क्या होगा, डिक्रीज होगा। और द प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट इज पंपिंग आफ्टर लोड इज हायर देन नॉर्मल। तो यहां पर आपने क्या देखा कि अगर एओर्टा में कोई प्रॉब्लम है तो यहां से ब्लड भेजना मुश्किल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को आगे ब्लड को पंप करना एओर्टा में मुश्किल हो जाएगा। तो आफ्टर लोड मींस जो प्रेशर है एओर्टा में वो लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ब्लड को आगे पंप करने में। तो इससे क्या है, आफ्टर लोड भी इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, और आफ्टर लोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो यही यहां पर बताया हुआ है। तो कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक डिफरेंट कैसे हैं। कार्डियोजेनिक नेम से क्लियर है, कार्डियो मींस हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट के पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, कोई कॉर्नरी आर्टरी डैमेज हो सकती है जिससे मायोकार्डियम डैमेज हो गई है और वो पंप नहीं कर रहा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक नेम से क्लियर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई फिजिकल ब्लॉकेज है, ग्रेट वेसल्स जो है हार्ट से कनेक्टेड उनमें हो सकती है। आगे हम कोजेस पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसके। देन आता है कोजेस। देखो सबसे पहले है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स ये क्या होता है, देखो ये है हमारे लंग्स। तो मैंने एक रफली सा डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये है ट्रेकिया, ये दोनों लंग्स हैं हमारे, ठीक है। राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, और बीच में हमारा क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। अब जो लंग्स के आउटसाइड जो स्पेस होता है, ये जो ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये स्पेस को क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस। सो दिस इज प्लूरल स्पेस, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, या फिर प्लूरल कैविटी भी इसको बोलते हैं। प्लूरा मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। और ये स्पेस क्या इंश्योर करता है कि जब लंग्स से एक्सपेंड होना है उनको अच्छे से जगह मिले एक्सपेंड होने की, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बेसिकली इजी हो सके। तो दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। और यहां पर क्या है, चेस्ट वॉल, ये है चेस्ट वॉल। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, रिमेंबर प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर प्लूरल स्पेस, ये जो कैविटी है ये क्या है, एनक्लोज कैविटी है, ये बंद है, इसमें कहीं पे कोई ओपनिंग नहीं है, तो ये एनक्लोज कैविटी है। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, ये जो प्लूरल स्पेस है ना, नॉर्मली ये जो लंग्स का प्रेशर है, लंग्स का प्रेशर हाई है, प्लूरल स्पेस का प्रेशर जो है इससे कम है। बट समटाइम्स क्या होता है, कोई इंजरी की वजह से, सपोज एक कॉमन एग्जांपल कि किसी ने किसी को स्टैब कर दिया, स्टैब कर दिया मींस नाइफ से चाकू मार दिया किसी को, तो क्या होगा, यहां पर प्लूरल स्पेस में क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। सपोज यहां पर मारा तो यहां पे चेस्ट वॉल से होते हुए नाइफ प्लूरल स्पेस में चला गया, और प्लूरल स्पेस में क्या हुआ, यहां पर एक ओपनिंग बन गई प्लूरल स्पेस में। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर ओपनिंग हो गई, अब प्लूरल स्पेस में वैसे ये एनक्लोज कैविटी है, यहां पर जब ओपनिंग हुई तो क्या होगा, एयर एंटर हो जाएगी इसमें। क्या एंटर हो जाएगी, एयर। अब ये एयर क्या है, प्लूरल स्पेस में एंटर हो गई जब, तो यहां पर एयर एक्यूमुलेट होती रहेगी। अब एयर का क्या है, कोई और ओपनिंग तो है नहीं, यहां पर एक है, तो एयर यहां पर एक्यूमुलेट होती रहेगी, बाहर जाने का रास्ता एयर को मिल नहीं रहा, तो एयर यहां से आई जा रही है। अब क्या होगा, प्लूरल स्पेस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ, जब प्लूरल स्पेस का प्रेशर लंग्स से ज्यादा इंक्रीज हो गया, जो लंग्स का जो प्रेशर है उससे ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये लंग्स को क्या करेगा, प्रेशर की वजह से पुश करेगा, ऐसे धक्का देगा एक तरह से। तो लंग्स जब एक्सपैंड होंगे, क्या वो एक्सपैंड हो पाएंगे, नहीं एक्सपैंड हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब प्लूरल स्पेस में बहुत प्रेशर है। जब कोई चीज प्रेशर होगी तो क्या आप फैल सकते हो, आप नहीं फैल सकते, तब तो आपको सूंघड़ के रहना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो लंग्स है उसका साइज क्या होता रहेगा, स्मॉल। लंग्स का साइज स्मॉल हो गया क्योंकि वो अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो रहे, और प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, लंग्स का साइज और स्मॉल होता जा रहा है।
इवेंचुअली क्या होगा लास्ट में, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स, नाम से क्लियर है, टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है कि ये जो लंग्स हैं ये क्या हो गए हैं, इवेंचुअली कोलैप्स हो गए हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स कोलैप्स हो गए हैं। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब यहां पर देखो, हम पढ़ रहे हैं हार्ट की बात कि हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा बॉडी को, जिसकी वजह से बॉडी को इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो रहा है। ऑफ कोर्स यहां पर ब्रीदिंग भी इंपेयर्ड होगी टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। अब देखो हार्ट पर क्या असर पड़ेगा, यहां से प्रेशर आ रहा है, बहुत प्रेशर आ रहा है। अब यहां से प्रेशर आ रहा है, कभी आप बहुत भीड़ में खड़े होते हो, जब आप लाइन में खड़े होते हो या भीड़ क्राउड होता है, तो जब पीछे से कोई प्रेशर डालता है तो आप आगे वाले को भी प्रेशर डालते हो, राइट, आगे वाले को भी धक्का देते हो। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि यहां पर क्या है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से प्लूरल स्पेस में ये जो लंग्स हैं यहां पर भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे आगे धक्का पड़ रहा है, तो ये यहां वाला जो हार्ट है यहां पर भी प्रेशर पड़ेगा। तो हार्ट पर भी प्रेशर पड़ रहा है, ट्रेकिया पर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो ट्रेकिया है ये क्या हो जाएगा, अपनी ये जो नॉर्मल, ये क्या है, सीधा है, ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रेकियल डेविएशन। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आपको ट्रेकियल डेविएशन दिखेगी, ट्रेकिया ऐसे डेविएट होगा। सपोज इधर वाले लंग्स में अगर इंजरी हुई है तो वो इधर साइड हो जाएगा, ऑपोजिट इधर से प्रेशर आएगा, तो इधर वाले में हुई है तो इधर प्रेशर जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है, हार्ट में भी प्रेशर पड़ रहा है, तो हार्ट में जब प्रेशर पड़ रहा है तो हार्ट भी क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, वो भी अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा, उसमें भी ब्लड अच्छे से नहीं भर पाएगा, क्योंकि हार्ट भी तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है। हार्ट ने भी कॉन्ट्रैक्ट होना है एंड देन रिलैक्स होना है। जब रिलैक्स होता है तो उसमें फिलिंग होती है ब्लड की, जिसको क्या बोलते हैं, डायस्टोली, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आगे पंप होता है, जिसको सिस्टोली बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हार्ट में प्रेशर की वजह से हार्ट भी कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये भी कंप्रेस होंगे, हार्ट भी इटसेल्फ कंप्रेस होगा। तो क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा। जो हार्ट में ब्लड आना था, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ने जो लेकर आना था, वो भी नहीं आ पाएगा। जब ब्लड ही नहीं आ पाएगा तो हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। तो क्या हो रहा है, यहां पर ब्लड की फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये क्या डाल रहा है, इतना प्रेशर डाल रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है यहां पर, जिसकी वजह से इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रेस हो रहे हैं। हार्ट इटसेल्फ भी, इस पर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो बाहर से प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा ब्लड की, क्योंकि हार्ट में ब्लड ही नहीं आ रहा। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है, व्हेन एयर एक्यूमुलेट्स बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड लंग। जब चेस्ट वॉल और लंग के बीच में ये जो प्लूरल स्पेस है, यहां पर एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, विच इंक्रीजेस प्रेशर इन द चेस्ट, जिससे चेस्ट में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट एंड डिक्रीज डायस्टोलिक फीलिंग। तो क्या होगा, जो हार्ट में जो ब्लड लेकर आना है इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा ने, वो भी कंप्रेस हो गए, तो ब्लड नहीं आया हार्ट में, डिक्रीज फीलिंग हो गई हार्ट में, और डायस्टोलिक फीलिंग में इफेक्ट पड़ा। सो आई होप आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्लियर हुआ हो। इसका हम आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, देखो ये है हमारा हार्ट। कार्डियक टेम्पोनेट क्या है, टू मच ब्लड और फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन दी पेरिकार्डियल सैक कंप्रेसिंग दी हार्ट एंड लीडिंग टू अ डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड शॉक। अब देखो ये हमारा हार्ट है, लंग्स के अराउंड क्या है, प्लूरल सैक है, हार्ट के अराउंड भी एक सैक है, दैट इज पेरिकार्डियल सैक। सो सपोज मैं यहां पर एक रफली सा सैक ड्रॉ कर देती हूं, सपोज ये है सैक, ठीक है। तो ये सैक क्या है, पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, ये क्या है, पेरिकार्डियल सैक। सो आई होप आपको पेरिकार्डियल सैक पता हो। पेरिकार्डियल सैक क्या है, इसमें ये हार्ट के अराउंड होता है, इसमें आउटर पेरिकार्डियम होता है, जिसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, जो हार्ट के साथ पेरिकार्डियम होती है, क्योंकि हार्ट क्या है, विसरा जो कि ऑर्गन्स है, तो उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और दोनों पेरिकार्डियल के बीच में एक क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड क्या करता है, ये भी सेम जैसे हार्ट ने एक्सपेंड होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो फ्रिक्शन ना हो बीच में, इजिली हार्ट भी मूव कर सके, एक्सपेंड हो सके या फिर रिलैक्स हो सके, उसमें ये हेल्प करता है पेरिकार्डियल सैक।
अब देखो थोड़ा सा फ्लूइड तो पेरिकार्डियल सैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है किसी वजह से, सपोज हार्ट में कोई ट्रॉमा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, कोई सर्जरी के बाद यहाँ पर ये जो पेरिकार्डियल सैक है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ये पेरिकार्डियल सैक में जब फ्लूइड ज़्यादा बनने लग जाता है या फिर ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, हार्ट पर प्रेशर डालता है। क्यों? अब देखो वैसे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, जब हार्ट एक्सपेंड होता है तो ये नॉर्मली हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट हो गया है, ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट हो गया है, तो क्या हार्ट नॉर्मली एक्सपेंड हो पाएगा? नहीं। हार्ट पर क्या पड़ेगा? यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट की जो एक्सपेंडिंग जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्डियक टैम्पोनेट में क्या होता है, टू मच ब्लड और फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द पेरिकार्डियल सैक, जिससे क्या होता है, कंप्रेसिंग दी हार्ट को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जब ये हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन हार्ट का रिलैक्स करना भी जरूरी है। रिलैक्स करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा क्या लाते हैं, ब्लड लाते हैं। ब्लड से हार्ट भरता है। जब ब्लड की फीलिंग होगी हार्ट में, जिसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक फीलिंग, उस टाइम पर क्या होता है, हार्ट मैक्सिमम स्ट्रेच होता है, फीलिंग होती है ब्लड की, एंड देन आगे ब्लड पास होता है। जब हार्ट में ब्लड फील नहीं होगा, जब हार्ट में जो डायस्टोलिक के टाइम पर ब्लड नहीं आएगा प्रॉपर, तो क्या ब्लड आगे पास होगा? जब हार्ट में ब्लड नहीं है तो ब्लड आगे भी पास नहीं होगा और हमारी बॉडी को इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, शॉक की कंडीशन अराइज होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होने के कारण क्या हो रहा है कि हार्ट कंप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसमें प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पा रहा। प्रॉपर ब्लड फिल नहीं होगा तो आगे जो ब्लड है वो पास नहीं होगा, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे एओर्टा में नहीं जाएगा। एओर्टा से जो ब्लड जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ना एओर्टा में, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? देखो कार्डियक आउटपुट यही है कि जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, मींस ब्लड हार्ट से पंप होता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। और 1 मिनट में कितना जो वेंट्रिकल्स हैं, ईच वेंट्रिकल ये ब्लड को पंप कर रहे हैं, दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो अगर ब्लड जो है हार्ट में नहीं आएगा तो वेंट्रिकल्स आगे ब्लड को मींस पंप नहीं कर पाएंगे, तो एओर्टा में ब्लड नहीं जा पाएगा। जब एओर्टा में ब्लड नहीं गया, ठीक है, तो क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कार्डियोजेनिक शॉक में भी बेसिकली यही होता है कि जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहां भी क्या हो रहा है कि पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम है, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा और ब्लड आगे पंप नहीं हो पा रहा बॉडी में, तो कार्डियक आउटपुट क्या रहता है, उसमें भी लो रहता है। थर्ड क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। देखो कॉन्स्ट्रिक्टिव नाम से क्लियर है, कॉन्स्ट्रिक्शन, और पेरिकार्डाइटिस जो पेरिकार्डियम है हार्ट की लेयर, उसमें इंफेक्शन होना, दैट इज पेरिकार्डाइटिस। तो द सैक कवरिंग द हार्ट पेरिकार्डियम थिकन्स एंड बिकम स्टिफ और रिजिड ड्यू टू स्कारिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम में कोई इंफेक्शन हो सकता है, और नॉर्मली ये इंफेक्शन, इसका कॉमन कोज क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शन की वजह से ये जो पेरिकार्डियम के जो टिश्यूज हैं ये क्या हो जाते हैं, ये स्कारिंग हो जाती है इनमें। स्कारिंग होने की वजह से ये थिक हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं। जब ये रिजिड होंगे तो हार्ट क्या है, जब एक्सपेंड करेगा वो अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पेरिकार्डियम है एक तो थिक हो गई है, एक ये रिजिड हो गई है, इसमें स्कारिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। तो सेम मैकेनिज्म है, यहाँ भी क्या होगा कि जो हार्ट की जो डायस्टोलिक फिलिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट कॉज इज एओर्टिक स्टेनोसिस। अब एओर्टिक स्टेनोसिस को समझाने के लिए मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ करती हूँ अगेन हार्ट का। सो सपोज दिस इज हार्ट, तो मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ इस टाइम ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखो ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा, ठीक है। राइट एट्रियम में यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा है। राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पल्मोनरी वेन आ रही है। तो ये मैंने एक बिल्कुल रफली डायग्राम ड्रॉ किया है समझाने के लिए, ऐसा डायग्राम आप एग्जाम में मत बनाना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, सो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। एओर्टा में ब्लड जाने से पहले यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है और इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व। अब समटाइम्स क्या होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब है एओर्टा का नैरो हो जाना।
नैरो हो जाना। अब नैरो क्यों होता है, यहां पर कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाती है। सो कॉमन इसका जो कोज है वो क्या है, कैल्शियम का डिपॉजिट होना। तो यहां पर कैल्शियम के डिपॉजिट होने की वजह से ये जो वॉल्व है ये नैरो हो जाता है, थिक हो जाता है और नैरो हो जाता है। जब ये नैरो होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड आ गया, लेकिन अब ब्लड को आगे पास करना है एओर्टा में, तो ब्लड आगे पास नहीं होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया है। आफ्टर लोड मींस जो प्रेशर है वो आगे बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो यहां पर क्या है, स्टेनोसिस की वजह से ब्लड आगे पास नहीं हो पाएगा, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। तो यहां पर भी क्या है, जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा। जो 1 मिनट में जो वेंट्रिकल से ब्लड आगे पंप करना है वो लो हो जाएगा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पंप नहीं होगा, किसमें, एओर्टिक स्टेनोसिस में। इन सबके जो ट्रीटमेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, सबसे पहले एक डीवीटी एक कंडीशन होती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें क्या होता है कि जो लेग्स की जो वेन्स है वहां पर क्लॉट बन जाते हैं। अब वो जो क्लॉट है अगर वो वहां से टूट गया लेग्स की वेन से, तो वो ट्रैवल होकर सर्कुलेशन में आ सकता है, हार्ट में आ सकता है, ठीक है। तो वो ट्रैवल होकर यहां पर हार्ट में पहुंच गया। अब उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलस। अब ये जो एम्बोलस है ये क्लॉट आया है यहां पर भी आया। अब यहां पर सपोज क्लॉट आगे बड़ा है, सपोज इसका साइज बड़ा है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहां पर आकर क्लॉट फंस गया। अब यहां पर क्लॉट फंस गया, इसने क्या करी, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दी यहां पर। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है आगे पास नहीं हो पाएगा। जब ब्लड आगे पास नहीं होगा, ठीक है, अगर ब्लड आगे नहीं जा रहा तो ब्लड यहां पर इकट्ठा होता रहेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कब तक इकट्ठा होगा, ब्लड क्या है, पीछे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगा। तो ब्लड पीछे पीछे बैक फ्लो होता रहेगा ब्लड का, और ब्लड का प्रेशर पीछे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ब्लड तो आगे फ्लो नहीं हो रहा। किसकी वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म पल्मोनरी आर्टरी में हो जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट की वजह से क्या होता है, लंग्स तक ब्लड नहीं जाता, ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही रहता है, एंड देन आगे पीछे बैकअप होता रहता है। जब पीछे बैक फ्लो होगा ना ब्लड का, तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एडीमा हो सकता है लंग्स में, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, लेग्स में एडीमा देखने को मिल सकता है। जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड होगी इस केस में। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, एक ब्लॉकेज होती है, एक क्या है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, क्लॉट इन दी पल्मोनरी आर्टरी दैट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू दी लंग्स, जो कि लंग्स को ब्लड फ्लो वहां पर ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये लंग्स तक जा रही है ब्लड लेके। लास्ट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी चीज का साइज एनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाना। तो इसमें क्या होता है, जो मायोकार्डियम है उसका साइज क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और यूजुअली ये क्या होता है, जेनेटिक कंडीशन होती है। उसके कारण अगर मायोकार्डियम का साइज जो है एनलार्ज हो गया है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता, क्योंकि मायोकार्डियम में प्रॉब्लम है। बेसिकली जब हार्ट के जो मसल्स हैं वो थिक हो जाएंगे तो वो पंप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और जो ब्लड है वो आगे पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सो कैसे होता है, देखो हार्ट पंप्स वेल, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो नॉर्मल है। सो कॉमनली हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में वो कैटेगरी रखते हैं जिसमें हार्ट का जो पंपिंग एक्शन नॉर्मल रहेगा, लेकिन हार्ट के आउटसाइड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने अभी देखा कि कोई मेजर वेसल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट के आउटसाइड से कोई प्रेशर आ रहा है। सो इससे क्या होगा, इनपुट या फिर आउटपुट जो है ब्लड फ्लो का वो डिक्रीज हो गया ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। इनपुट डिक्रीज हो गया मीन्स वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया, आउटपुट डिक्रीज हो गया मीन्स कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। डिक्रीज वीनस रिटर्न टू द हार्ट और इंक्रीज आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मैंने बताया कि जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना है एओर्टा में, वो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इंक्रीज आफ्टर लोड भी हो गया है। इम्पेयर डायस्टोलिक फिलिंग, जो हार्ट ने जो फिल होना है ब्लड से वो प्रॉपरली फिलिंग नहीं हो पा रही ब्लड की। हमने डिफरेंट कोजेस पढ़े जिसकी वजह से ये हो सकता है। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जब हार्ट में ब्लड नहीं आएगा या फिर हार्ट के बाहर ब्लड नहीं जा पाएगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिससे क्या होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो साइन क्या रहेगा, हाइपोटेंशन। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जब ब्लड आगे नहीं जा रहा, हार्ट के बाहर नहीं जा रहा, तो टिश्यूज को नहीं मिल रहा, टिश्यूज को नहीं मिलेगा तो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगा तो क्या, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, मीन्स टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ऑक्सीजन की एब्सेंस
एब्सेंस में टिश्यूज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, जब एसिड बॉडी में ज्यादा बनने लग जाते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, एक एसिड बेस डिसबैलेंस है बॉडी में। उसके बाद क्या होता है, टिश्यूज की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, और अल्टीमेटली क्या, शॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है। सो शॉक की कंडीशन कैसे अराइज हुई, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो से, बॉडी को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिला। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। सो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है, टेकिपनिया। टेकिपनिया क्या है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। सो ये क्यों होता है, देखो बॉडी को क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो बॉडी क्या ट्राई करती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है बॉडी में। जब भी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मींस एसिड ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो क्या होता है कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है। ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों होता है, क्योंकि जो CO2 है वो बॉडी CO2 को बाहर निकालना चाहती है बॉडी से। CO2 क्या है, एक तरह से उसकी प्रेजेंस में एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो एक एसिडिक गैस आप कह सकते हैं। जब एसिड बॉडी से बाहर निकलेगा तभी एसिड का अमाउंट है वो बॉडी में कम होगा। तो टेकिपनिया इस वजह से भी होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। और हाइपोटेंशन, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ही नहीं है, ब्लड है ही नहीं, ब्लड फ्लो नहीं है जब आर्टरीज में, तो प्रेशर नहीं है ब्लड में, तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, टिश्यूज को परफ्यूजन नहीं होगी। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होगा, बॉडी पूरा ट्राई कर रही है, हार्ट पूरा ट्राई कर रहा है ब्लड को पंप करने का, लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो कार्डियोजेनिक शॉक है चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, ब्लड आगे पंप नहीं हो पा रहा। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, ये सभी आप कार्डियोजेनिक शॉक में भी देखेंगे। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, ये है जुगुलर वेन, और ये क्या है, डिस्टेंडेड हो गई है, मीन्स ये इतनी विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। ये क्यों विजिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब ये हार्ट है, यहां से ब्लड आगे पंप नहीं होगा, किसी भी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो ब्लड का क्या है, बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड का बैक फ्लो, ब्लड आगे नहीं जा रहा, लेकिन ब्लड जब ब्लड भरता है, फिलिंग होती है, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा, बैक फ्लो जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर वहां तो इंक्रीज हो ही जा रहा है ना पीछे, जब आगे नहीं जा रहा। तो इसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंडेड हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। देन ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जब ब्रेन को टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगी, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वहां तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगी पर्सन को, पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है। देन लो यूरिन आउटपुट, जब किडनीज को ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा, तो ओलिग्यूरिया हो सकता है, और यूरिन आउटपुट बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकता है। कूल एंड क्लैमी स्किन, कूल एंड क्लैमी स्किन की होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। देखो अब क्या है, पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेन और हार्ट, वाइटल ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन और हार्ट को तो बचाना ही है। तो बॉडी क्या करती है, पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, जो हमारी लेग्स, आर्म्स, जो पेरिफेरीज हैं सारी, उसकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, ताकि जो कोर है हमारी बॉडी का उसको ब्लड पहुंच सके। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो स्किन है वो टच से क्या रहेगी, कूल रहेगी और क्लैमी नजर आएगी। देन है साइनोसिस और पेल स्किन, जो कलर है स्किन का वो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज की, साइनोसिस ब्लूइश हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है। चेस्ट पेन, अगर कोई कोज ऐसा है जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, तो चेस्ट पेन भी होगी पर्सन को, जैसे कि प्रेशर हमने देखा चेस्ट में बिल्डअप हो रहा है, न्यूमोथोरैक्स में, कार्डियक टेम्पोनेट में, तो वहां पर चेस्ट पेन भी प्रेजेंट हो सकता है। देन है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, कैसे डायग्नोस करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लंग्स, हार्ट की साउंड सुनोगे, तो हार्ट की और लंग्स की साउंड्स आप सुनेंगे, मफलिंग साउंड आएगी अगर वहां पर कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो, ठीक है, तो वो साउंड्स आपने सुननी है। प्लस आप क्या है, फिजिकली भी पर्सन को देखोगे, आपको स्किन टच करके, फिजिकली पर्सन से बात करके भी आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। देन है एको, एको क्या करते हैं हम, एको हम परफॉर्म करते हैं कोई हार्ट में एबनॉर्मलिटी चेक करने के लिए, हार्ट की वॉल्स को चेक करने के लिए, हार्ट के जो मसल्स हैं वो थिक तो नहीं होंगे, तो वो सभी चेक करते हैं हम। एको में हमको पता लग जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, हार्ट के मसल्स कैसे हैं, हार्ट के अराउंड जो सैक है उसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम, तो वो सब हमें एको में पता लगेगा। देन है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, देखो चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है, हमने अगर प्लूरल कैविटी में अगर फ्लूइड है तो वो हम देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे में, राइट। टेंशन न्यूमोथोरैक्स हमें चेस्ट एक्सरे में पता लग जाएगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड
एक्सेसिव एक्यूमुलेट हुआ है वो हम देख सकते हैं। एबीजी करेंगे, एबीजी क्यों करेंगे, एबीजी और लैक्टेट लेवल ये दोनों क्या है, हम एसिड बेस इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो गया तो उसको चेक करने के लिए करेंगे। लैक्टेट लेवल्स क्योंकि बॉडी क्या है एनारोबिक, अब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करिए तो लैक्टिक एसिड का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होगा, उसको चेक करने के लिए लैक्टेट लेवल्स चेक करेंगे। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं हार्ट का, ईसीजी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई एबनॉर्मल रिदम तो नहीं होगी या हार्ट में, उसको चेक करने के लिए अर्ली एनालिसिस के लिए ईसीजी भी करेंगे। देन ट्रीटमेंट क्या है, देखो हमारा गोल क्या है, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइन कोज। अंडरलाइन कोज को आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है। कोज सही हो गया तो ये प्रॉब्लम सही होगी। सबसे पहले फर्स्ट एड हम क्या देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे पर्सन को, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है टिश्यूज को, ऑक्सीजन देंगे। इंट्यूबेट करेंगे अगर जरूरत है तो। रिप्लेसिंग फ्लूइड वॉल्यूम, अब देखो फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में कम हो गया है क्योंकि टिश्यूज को क्या है, ब्लड नहीं मिल रहा, तो हमको फ्लूइड देना है पर्सन को। तो इसमें हम क्या देंगे, आईवी क्रिस्टलॉइड्स देंगे। आईवी क्रिस्टलॉइड्स में नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट देते हैं। रिंगर लैक्टेट फर्स्ट चॉइस रहती है, नॉर्मल सलाइन सेकंड चॉइस, क्योंकि नॉर्मल सलाइन से हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस हो सकता है, तो हम रिंगर लैक्टेट प्रेफर करते हैं। लेकिन हमने क्या है, बहुत ध्यान से देने हैं आईवी क्रिस्टलॉइड्स या फिर आईवी फ्लूइड, हमने बहुत कॉशियस से देना है, क्योंकि अगर सपोज पल्मोनरी एडीमा है या फिर फ्लूइड बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो हम इसका अमाउंट जो है बहुत ध्यान से डॉक्टर से डिस्कस करके देंगे। देन आता है इंप्रूविंग कार्डियक आउटपुट। हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करना है। देखो कार्डियक आउटपुट इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, नोरएपिनेफ्रिन देकर कर सकते हैं। नोरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथन करता है मसल्स को, कार्डियक मसल्स को। और हम क्या कर सकते हैं, एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट क्यों देंगे, सपोज डीवीटी है अगर पर्सन को, तो वो एक रिस्क है कि वो क्लोट जो है डिसलॉज होकर पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हमने एंटाइकोगुलेंट देने हैं, वॉरफरीन या फिर हेपरिन दे सकते हैं। और थ्रोम्बोलाइसिस दे सकते हैं जो कि क्लोट को ब्रेक डाउन करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस जैसे कि आईवी एटीप्लेज दे सकते हैं, और एटीप्लेज क्या है, आईवी ही देना है टू ब्रेक द क्लोट। देन आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, पेरिकार्डाइटिस है, अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एनसेड्स देंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी देंगे और स्टेरॉइड्स देंगे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर टीबी की वजह से पर्सन को ये प्रॉब्लम हुई है तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस रेजिम है वो पर्सन को दिया जाता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट, देखो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि सर्जरी से ही ट्रीट हो सकती हैं शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। सो सबसे फर्स्ट आता है न्यूमोथोरैक्स। देखो अगर न्यूमोथोरैक्स क्या है, सीरियस है, तो उसमें क्या करेंगे, टेंशन न्यूमोथोरैक्स को ट्रीट करने के लिए नीडल डीकम्प्रेशन। एक ये लंग्स है, यहां पर क्या है, नीडल इंसर्ट की जाती है। अब ये जो नीडल है ये क्या करेगी, ये जो अंदर प्रेशर जो एक्यूमुलेट हो रहा है एयर को, उसको डीकम्प्रेस कर देगी। तो इसको क्या बोलते हैं, नीडल डीकम्प्रेशन। या फिर चेस्ट ट्यूब को भी प्लेस कर सकते हैं, यहां पर चेस्ट ट्यूब भी डाल सकते हैं नीडल की जगह और डीकम्प्रेस कर सकते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या हो रहा है कि जो पेरिकार्डियल सैक है, जैसे ये हार्ट का डायग्राम है छोटा सा, यहाँ पर ये क्या है, पेरिकार्डियल सैक है हार्ट के अराउंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है या ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है ज्यादा कार्डियक टेम्पोनेट में, जिसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो फ्लूइड है उसको ही रिमूव कर देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो ये फ्लूइड को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक नीडल है, बड़ी सी सिरिंज है और एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव किया जा रहा है पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट इज कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हमने बोला पेरिकार्डाइटिस में इंफेक्शन की वजह से जो पेरिकार्डियम है वो थिक हो गई है, जिससे हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस अगर एंटीबायोटिक से नहीं ट्रीट हो रही, इंफेक्शन नहीं ठीक हो रहा, तो हम क्या करेंगे, पेरिकार्डियम को ही रिमूव कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिएक्टमी। नेक्स्ट इज एओटिक स्टेनोसिस। एओटिक स्टेनोसिस, एओटा जो वॉल्व है, एओटिक वॉल्व वो नैरो है, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखो एओटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट या फिर TAVR। TAVR इज ट्रांस कैथेटर एओटिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो इवेंचुअली हमने क्या करना है, यहां पर देखो ये है एओटिक वॉल्व, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एओटा, इसके बीच में एओटिक वॉल्व। एओटिक वॉल्व नैरो हो गया है, अब एओटिक वॉल्व को हमने रिप्लेस करना है,
ठीक है। एओर्टिक वॉल को रिप्लेस करना है या फिर उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, बट मोस्टली क्या होता है, एओर्टिक वॉल को जो रिपेयर करना है एडल्ट में वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, वो दोबारा से वैसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एओर्टिक वॉल को रिप्लेसमेंट प्रेफर की जाती है। तो एओर्टिक वॉल रिप्लेस करने के लिए एक तो होती है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या किया जाता है, एओर्टिक वॉल को रिप्लेस किया जाता है, बट आजकल क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक छोटा सा कट लगाते हैं जिससे हम कैथेटर पास करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर। सो कैथेटर के थ्रू हम एओर्टिक वॉल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखो यहां से ये कैथेटर आ रहा है, मोस्टली क्या होता है, ग्रोइन से कैथेटर को डाला जाता है एंड देन यहाँ पर एओर्टा तक ले जाया जाता है। और ये जो कैथेटर है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो दूसरा वॉल्व है, जैसे कि कोई मैकेनिकल वॉल्व हो सकता है, बायोलॉजिकल वॉल्व हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर प्लेस करना है, उसको हम कैथेटर के थ्रू वहां पर पहुंचा देते हैं। एओर्टिक वॉल्व, ये जो एओर्टिक वॉल्व है पहले वाला, उसको हमने निकाला नहीं है, वो वहीं पर है, वहां पर हमने दूसरा वॉल्व लगा दिया है। अब ये जो दूसरा वॉल्व है, यहाँ पर इसके कैथेटर के आगे एक बलून भी लगा होता है। जब ये वॉल्व यहाँ पे आ गया तो बलून को क्या कर दिया जाता है, इन्फ्लेट कर दिया जाता है, उसमें हवा भर दी जाती है। तो इन्फ्लेट करने से क्या होता है कि ये जो वॉल्व है ये इसी पोजीशन पर रहता है, ये वहां पर टिक जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट। तो ये सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल ऑप्शंस है, कुछ मेडिकल ऑप्शंस भी हैं, बट कई केसेस में हमको सर्जरी ही करनी पड़ती है। So I hope आपको obstructive shock क्लियर हुआ हो, and if you understood this topic then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.